जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का दोनों एप्लीकेशन कर लिया। पहला एप्लीकेशन था कन्वर्शन यूनिट्स और दूसरे एप्लीकेशन में हम लोगों ने जो एक इक्वेशन थे वो डायमेंशनली सही है कि गलत, इसको भी टेस्ट करना सीख लिया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो तीसरा एप्लीकेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का उसको देखेंगे। ठीक है, आज के लिए वही देखेंगे। अच्छा, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर नीट और जेईई का क्वेश्चंस कहाँ है। क्वेश्चन ये तीनों एप्लीकेशन खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। जैसे कि ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, PYQ ऑफ नीट एंड जेईई, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें डायमेंशन का कुछ कुछ मैंने PYQ सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना इतना आसान, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो वो आपके लिए कुछ फायदा नहीं बनेगा। ठीक है, आपको खुद ही बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बैठ के सॉल्व करो। ठीक है, PYQs। और मैं आज भी क्वेश्चन थोड़ा सा करवाऊंगा, लेकिन वो शायद थोड़े से 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस पे नीट और जेईई का बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे कहां से, वही जो एप्लीकेशन नंबर 3 था, जो थर्ड एप्लीकेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का, उसी को स्टार्ट करेंगे, जो कि है एक्चुअली डिराइविंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइविंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी आपस में कैसे रिलेट करते हैं और फॉर्मूलाज वगैरह कैसे बनते हैं, उसी के बारे में यहां पे हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। कौन सा एग्जांपल ले? अच्छा देखो, अगर मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूं, किसी भी फॉर्मूला, मान लो XYZ किसी भी फॉर्मूला आया, तो अगर वो फॉर्मूला सही है, अगर वो फिजिकली सही है, तब वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, है कि नहीं? अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर कोई भी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, यानी उसके अंदर जो फिजिक्स है अगर वो सही से बैठ रहा है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, कंपलसरी है, होना ही होना है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग वही फिजिकली करेक्ट जो इक्वेशंस होंगे ना, उनको डिराइव करेंगे, जो कि एक्चुअली फिजिक्स में जितने फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे उन्हीं को देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल की तरफ लेते हैं, एक क्वेश्चन से एक्चुअली इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बताया, एक एग्जांपल बताया कि सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल बताया, अगर कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्या है? मान लो एक पार्टिकल सेंटर से, जो सर्किल का सेंटर होता है, वहां से किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फिक्स होके मोशन कर रहा है, यानी उसका जो पाथ है वो एक सर्कल है। उसका जो पाथ है वो एक सर्कल है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा अभी मैं इतना मैकेनिक्स वगैरह इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा कि हाँ कैसे घूमता है, क्या क्या रीजन है घूमने का। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतने पे आओ। तो इसने क्या बताया कि सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ए फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है जिसका एक्चुअली नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखा गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो जो पार्टिकल घूम रहा है चारों ओर, सपोज ये पार्टिकल है, इसका मास सपोज कितना है, इसका मास सपोज m है। ये जो रेडियस है, ये जो सर्किल का रेडियस है, इसको मान लिया हमने r, और ये जो पार्टिकल घूम रहा है ना, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल मान लेते हैं, वेलोसिटी नहीं लिखेंगे। स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो हमने मान लिया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इसको हमने मान लिया v। ठीक है, r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल।
रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये बता दिया। अच्छा, तो इन्होंने ऐसा बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, वो फिर वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और उन्होंने ऐसा भी बताया कि ये रेडियस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। लेकिन कैसा डिपेंडेंट है इसने नहीं बताया। यानी यहां पे m स्क्वायर भी हो सकता है, m⁻⁻² भी हो सकता है, m का रूट ओवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस बताया कि मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो मास का पावर हम लोगों को नहीं पता कि मास के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ये नहीं पता। तो इसीलिए हमने मान लिया कि चलो भाई मास पे डिपेंडेंट है, तो हमने m का पावर a मान लिया। वैसे ही ऐसा भी बताया वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बताया नहीं कि वेलोसिटी के पावर कितना पर डिपेंडेंट है। यानी यहां पे v का पावर 1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। v के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा तो पावर 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो हमने v का पावर भी हम लोगों को नहीं पता, तो हमने क्या किया, यहां पे हम लोगों ने v का पावर को b मान लिया। ठीक है, वैसे ही r के ऊपर बताया नहीं कि कैसे डिपेंडेंट है, तो मैंने इसको क्या किया, c मान लिया। ठीक है, अगर ये तीनों चीजों को मैं कंबाइन कर दूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v का पावर b, r का पावर c। ठीक है, मान लो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सपोज a एक क्वांटिटी है जो कि b के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर मैं क्या बताऊंगा, a जो है वो c के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर मैं बताऊंगा a जो है वो d के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं इन तीनों को मिला के मैथमेटिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, c, d, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर डिवाइडेड हो, यानी अगर ऐसा आ जाए a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, अगेन मैंने लिख लिया a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। तो अगर मैं इन तीनों को मिला लूंगा, फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c डिवाइडेड बाय b इंटू डी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मैथमेटिकली ये करेक्ट है, और फिजिक्स में हम लोग ऐसा करेंगे, बहुत सारे जगहों पे करेंगे। तो तुम लोगों को मैंने यहां पे बता दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा टॉपिक पे आओ। तो ये तो यहां पे मैंने बता दिया कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, अभी यहां पे प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं हटाना चाहता हूं तो मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट फैक्टर चाहिए, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, सोचो जोड़ा। मैं यहां पे k ले लूं, f इक्वल टू k m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आ रहा है ना, ये बस शुरुआत है, आगे बहुत सारे k's आएंगे। यानी तुमको इतना परेशान तुम्हारा x ने नहीं किया होगा जितना तुमको k करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। तो ये बना f इक्वल टू k m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c। अभी हम लोग क्या करेंगे कि भाई अगर ये रिलेशन बन रहा है तो यहां पे डायमेंशनलिटी भी चेक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेशन बना तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो रिलेशन फिजिकली करेक्ट हो वो डायमेंशनली करेक्ट उसको होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, 100%, दिस हैज टू सेटिस्फाई। ओके, तो यहां पे हम लोग वही चीजें करेंगे। मैं एक एक चीजों का डायमेंशन निकालूंगा, फिर यहां पे जगह पुट करके देखेंगे क्या होता है। जो एफ है वो तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बताओ भाई, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन इतना होगा m1 l1 t का पावर -2। बताया था, याद है कि नहीं? मैंने बोला था भाई फोर्स का याद रख लो, स्पीड का याद रख लो, और मोमेंटम का याद रख लो, कुछ इतना बस याद रख लो, वेलोसिटी का याद रख लो। ये सब चीजें थोड़ा सा मैंने बताया था, 8-10 क्वांटिटी याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा भी, इतना नहीं, बस
जितना मैंने फिजिकल क्वांटिटी उस टेबल में बताया था उनमें से 10-15 याद रख लो, काम हो जाएगा, बाकी सब वही निकल आएंगे। ठीक है, टॉपिक पे आओ। एफ बन गया इतना, सही है बात, चमका। फिर क्या है, के तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहां पे हम लोग क्या मानते हैं, जो के है वो एक्चुअली डायमेंशनलेस है, यहां पे ऐसा मानते हैं, लेकिन हर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है। हर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं बन सकता, लेकिन हम लोगों ने यहां पे माना कि के जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा, के का जो एक्चुअल डायमेंशन होगा वो होगा m0 l0 t की पावर 0। यहां पे ये चीज तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। हर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे कांस्टेंट भी होते हैं जिनका डायमेंशन ऑलरेडी होता है, ठीक है। आ जाओ टॉपिक पे आओ। फिर यहां पे क्या है, m है, m तो होता है मास, और मास का डायमेंशन भाई वही सिर्फ m ही रहता है, ठीक है। फिर यहां पे है v मतलब यहां पे मैंने लिखा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी v का अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो ये बनेगा L1 t की पावर -1। बना यहां पे, चमका कि नहीं चमका बताओ, इतना चमका। r क्या होता है, रेडियस, रेडियस मतलब एक लेंथ ही है। इसका मतलब e का मतलब e है कि r का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ के बराबर होगा, वो लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तमका कि नहीं तमका भाई बता दो, तमका। ढक टिक्की ढक टिक्की ढक टिक्की, आओ पुट करते हैं इन सबको, लगाओ जंतर मंतर भुस, पुट करो क्या होता है देखते हैं। f का क्या होगा, m1 l1 t की पावर -2, ठीक है। चलो के तो डायमेंशन लेस है, औकात लेस है, इसका कुछ औकात ही नहीं है, हटाओ इसको, पक ऐसे पक। m का पावर a है, यानी मैं यहां पे सिर्फ लिखूंगा m, उसका पावर मुझे a देना है, ठीक है। k तो डायमेंशन लेस है, इसलिए मैंने k का डायमेंशन नहीं लिखा। तुम लोग चाहो तो यहां पे लिख सकते हो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, तुम लोग लिख सकते हो, उसमें कानो दिक्कत नहीं है भाई, उन्हीं में कानो दिक्कत ना है। v में आओ, v की पावर b है और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है l1 t की पावर -1 और इसका पावर कितना है, b है, डाल दिया यहां पे b। फिर r पे आते हैं, r का पावर c है और r का जो डायमेंशन है वो लेंथ के बराबर है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख के r की जगह l लिख दिया और l का पावर c ले लिया। कानो दिक्कत है, नहीं है, कानो दिक्कत नहीं है भाई, कुछ दिक्कत नहीं है। हुआ इतना चमका बात पहले, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। यहां पे अगर मैं आगे चलूंगा टुकुर टुकुर ठू, मुझे थोड़ा सा मतलब L को एक साइड लेना है, M का पावर भी शॉर्ट आउट करना है, T का पावर भी शॉर्ट आउट करना है। कैसे करता हूं देखो, M का पावर तो 1 है, L का पावर 1 है, T की पावर -2 है, ठीक है। चला यहां पे कुछ दिक्कत नहीं है ना सर, कुछ तो दिक्कत नहीं है। फिर अब M का पावर A, L का पावर यहां पे बन जाएगा B और एक C है, तो L का पावर B प्लस C बन गया, ठीक है। अच्छा, T का पावर कितना होगा, T का पावर -B होगा, है कि नहीं। यहां पे इन लोगों को थोड़ा सा कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। यहां पे अगर तुम M के साथ M को कंपेयर करोगे, यहां पे अगर तुमने M के साथ M को कंपेयर किया तो तुमको मिलेगा A = 1, मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। T को अगर कंपेयर करो, T को अगर कंपेयर करो तो तुमको मिलेगा -B = -2, ये कैंसल आउट होके क्या बनेगा, B = 2, B = कितना बना, 2 बना, ठीक है। फिर आते हैं एकदम लास्ट पे जो कि L है, एकदम लास्ट में आते हैं L पे। अब अगर मैं L पे आऊं तो यहां पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है B + C = 1 है, B + C = 1 है, और यहां पे ऑलरेडी B मुझे कितना मिला है, 2 मिला है, तो यहां पे मैं वो पुट कर दूंगा, तो ये क्या बन गया, 2 + C = 1, हेंस C = 1 - 2 = -1, तो यहां पे मुझे C भी मिल गया, यहां पे मुझे क्या मिल गया, C भी मिल गया। C का वैल्यू कितना आया, C = -1, C का वैल्यू है -1, B का वैल्यू कितना आया है
बी का वैल्यू है ऑलरेडी मेरे पास 2 और ए का वैल्यू कितना है 1 ही है। तो इन्हीं सब चीजों को लेके यहां पे हमको पुट करना पड़ेगा। किस फॉर्मूला पे? इस पे। अगर मैं यहां पे पुट करूं तो ये क्या बनता है, इस साइड में लिख देता हूं, इस साइड में लिख देता हूं, ब्लू कलर में लिख देता हूं ताकि तुमको पता भी चल जाए। सॉरी। तो f इक्वल टू कितना बना, f इक्वल टू के m का पावर a है, इसका मतलब m की पावर 1 है, तो m का पावर 1, b की पावर b है, b का वैल्यू मिला है मुझे 2, तो v स्क्वायर बन जाएगा। r की पावर c है, इसका मतलब r की पावर -1 है। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं f इक्वल टू के m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इफ k इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि k का वैल्यू 1 हो। सपोज k इक्वल्स टू 1, k इक्वल टू 1 मान लिया, सो f इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, यही निकलता है मेरा एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी यही निकलेगा, निकलता यही है। आगे हम लोग जाके देखेंगे कि वो ऐसे फिजिकली कैसे आता है। ये तो डायमेंशनली हो गया, ये डायमेंशनली हो गया। फिजिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे आता है mv स्क्वायर बाई r, ये भी हम लोग जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तभी मैं ये एक्सप्रेशन एकदम प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, इतना लिख लो पहले पॉज करके, लिख लो इतना पॉज करके, आगे भी बढ़ना है, क्वेश्चंस भी करना है बहुत सारे। ठीक है, मैं हट गया, एकदम सामने से ही हट गया। हो गया, लिख लिया पॉज करके। जब भी नोट्स बनाना हो तो पॉज करके नोट बनाओ, पॉज करके। ठीक है, चलो दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। हो गया, चलो निपटा रहा हूं मैं भाई, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख ले, पॉज करके लिख ले बेटा, पॉज करके लिख ले, पॉज करके लिख ले बहन, पॉज करके लिख ले, पॉज करके लिख ले भाई, पॉज करके लिख ले। हो गया, चलो आओ टॉपिक पे आते हैं अभी। सर कितने क्वेश्चन है? अरे भाई क्वेश्चंस तो मैं रोज ही कराता हूं, तो इसके लिए तुम टेंशन क्यों लेते हो? इसके लिए तुम टेंशन क्यों लेते हो, मुझे ये बताओ। क्वेश्चंस तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस नहीं किया तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे, तो क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ओरिजिनल का गया जमाना, राशन कॉपी पेस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इन्होंने क्या बताया, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लिखूं कि नहीं लिखूं ये सोच रहा हूं। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on first mass of the bob, second length of the pendulum, and acceleration due to gravity g at the place. Derive the expression for its time period using method of dimensions. लिखना तो पड़ेगा, लिख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या ही है इसमें। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम कमा हैविंग ए बॉब, हैविंग ए बॉब
सॉरी बॉड बन गया बॉब, हैविंग ए बॉब, बी वो बी, हैविंग ए बॉब, हैविंग ए बॉब attached to a string, attached to a string, full stop. Then that oscillates under the action of force of gravity, that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum, suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on first bit mass m of the bob, फिर से बॉड बन गया बॉब, बी वो बी, बॉब सेकेंड बिट, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम थर्ड क्वेश्चन, हाँ मैं लिख रहा हूं थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट दैट प्लेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at that place, derive the expression for its time period using the method of dimension. Derive its expression for time period using the method of dimensions. अच्छा ये बताया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया सर, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बताया, पहले क्वेश्चन को पढ़ो सही से, थोड़ा सा पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से थोड़ा सा ट्राई कर लो। एक बार खुद से पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लो, तुम्हें मेरी कसम है, ठीक है? थोड़ा सा ट्राई कर लो, तुम्हें मेरा कसम है, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, देखते हैं क्या होता है। दिखाई दे रहा है नहीं क्वेश्चन? देख लो एक बार। हाँ दिखाई दे रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है इस पे। चलो बताओ क्या करेंगे, क्या और क्या नहीं करेंगे, बताओ 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 बताओ। Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of a force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on mass of the bob, length of the simple pendulum, and third the acceleration due to gravity at that place, PLACE. Derive its expression for time period using the method of dimensions. बताओ कैसे करना है, इतना बताओ पहले, कैसे करना है बताओ। होगा कैसे, देखो अच्छे से देखो कैसे होगा। पहले इसने बताया कि एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका हमको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है? टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल पेंडुलम यानी क्या होता है, एक ऐसा है धागा है, ये कहीं पे फिक्स है, उसके लगा के ऐसे एक बॉब फिक्स होता है, जो कि मेटालिक बॉल होता है, तो वो ना ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देने से उसको वो ऐसे 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 करता है, इसी को हम लोग बॉब कहते हैं, पेंडुलम बॉब, ठीक है? ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड उसने बताया कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी टाइम पीरियड बताया, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पहले तो बताया कि मास ऑफ द बॉब, तो मैंने ले लिया m के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि m की पावर कितना होगा,
m का जो पावर है वो कितना होगा वो नहीं बताया, यानी m का स्क्वायर पर डिपेंडेंट है या क्या बताऊं m की क्यूब पर डिपेंडेंट है या कुछ भी, तो मैंने m का पावर a ले लिया। ये रहा पहला, ये से पहला जो बिट था वहीं से। सेकेंड बिट में क्या बताया, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो मैंने इसको मान लिया l, और लेंथ के ऊपर सपोज ये b के पावर से हिसाब से वेरी कर रहा है, यानी लेंथ के पावर b, लेंथ का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, रूट ओवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, l टू द पावर b। और थर्ड बिट में ये बताया कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, स्मॉल g है, और स्मॉल g के पावर सपोज मैंने मान लिया c, तो ये टाइम पीरियड ऐसा डिपेंड कर रहा है तीनों चीजों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो इसने ये चीज बता दिया, और ये बताया कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा उसको डिराइव करो, और यहां पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमको उसको 2π लेना है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग डायमेंशन से हिसाब से नहीं निकाल पाते हैं, ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक डिमेरिट है, इसका डिसएडवांटेज है कि ये k का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, k को हम लोग हमेशा डायमेंशन लेस मान के चलते हैं, लेकिन अगर k का डायमेंशन आ गया तब ये वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है, ठीक है। चलो कैसे करना है, मैंने बताया तीनों को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, लिख तो सकता हूं भाई, ठीक है। फिर हमको यहां पे क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना है, k यहां पे लिखना है m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ठीक है। k का वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखा है 2π, तो मैं इसको पूरा लास्ट में जाके, पूरा एकदम एंड में जाके पुट करूंगा, अभी पुट नहीं करूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर ये चीज है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द डायमेंशन, लेकिन यहां पे याद रखना है जो k है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यहां पे जो k है वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करना कैसे है भाई, तो करना तो ऐसे है भाई, सबका डायमेंशन निकालो, फिर एक एक चीजों को करके लिखो। t होता है टाइम पीरियड, और इसका जो डायमेंशन आता है वो होता है टाइम का डायमेंशन, ठीक है सर। m होता है मास, तो m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन तो भाई वही होगा कैपिटल M। l होता है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन वही निकलेगा कैपिटल L। यहां पे लिखा है g का मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने ये बताया था, अगर वीडियो तुम लोगों ने देख रखा है तो मैंने ये बताया था, g का वैल्यू होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब ही यही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है कि ये जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है, जो ग्रेविटी है जो खींचता है चीजों को अर्थ के सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो एक्चुअली कितना एक्सीलरेशन पैदा करता है, वही होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आ जाओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनाइए, और इसका जो डायमेंशन होता है वो एक्सीलरेशन के साथ समान होता है, सेम होता है, इट इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, दैट इज L1 t टू द पावर -2, t टू द पावर -1 लिख दिया था, सॉरी, L1 t टू द पावर -2। तो अगर मैं इन सभी चीजों को कंबाइन करके यहां पे लाके पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो, t इक्वल टू k का कुछ भी डायमेंशन नहीं है, तो मैंने इसको t ऐसा लिख दिया डायमेंशन के हिसाब से, k का कुछ भी डायमेंशन नहीं है, m का पावर a है, तो मैं यहां पे लिखूंगा m की पावर a, ठीक है। l की पावर b है, तो मैं यहां पे फिर से लिखूंगा l की पावर b, g की पावर c है, और g का जो डायमेंशन है वो क्या बना है, L1 t की पावर -2, और इसका पावर एक्चुअली कितना है, c है, लिख दिया यहां पे c, ठीक है। क्या मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा लिख सकता हूं, m0 L0 t की पावर 1, लिख तो सकता हूं भाई, कुछ दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। यहां पे अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से देखूं तो इस साइड में क्या बनता है, m की पावर a, l की पावर, ध्यान से देखो यहां पे है b, यहां पे बनेगा +c, ठीक है। यहां पे क्या बनता है, फिर से यहां से देखो, फिर से यहां पे देखो, l की पावर बन गया b, t की पावर बनेगा
t की पावर बनेगा -2 ऑलरेडी है, c यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। भाई l की पावर b था, यहां से c निकलेगा तो l टू द पावर b प्लस c, यहां पे t टू द पावर -2, c मल्टीप्लाई हो गया तो बनेगा t टू द पावर -2c। अच्छा, और यहां पे फिर मुझे वो कंपेयर करना पड़ेगा, एक एक चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। और अगर मैं कंपेयर करूं, ध्यान से देखो, m की पावर 0, m की पावर a, इन दोनों का मैंने कंपेयर किया तो मुझे यहां से मिल गया a की वैल्यू है 0। ठीक है, ठीक है, चलो t की पावर को कंपेयर किया, t की पावर 1 है, t की पावर -2c है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अच्छा, फिर l को पावर को कंपेयर किया, जो l का पावर 0 था उसको इसके साथ कंपेयर किया, तो एक्चुअली क्या मिला, b प्लस c इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहां पे मिला b इक्वल्स टू -c, c का वैल्यू है -1/2, तो ये बन जाएगा -1/2, तो b का एक्चुअली वैल्यू मिल गया 1/2। b का जो वैल्यू मिला, वैल्यू जंगली भालू, b जो भालू होता है उसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी मिल गया, यहाँ पे b का वैल्यू निकला है 1/2, और c का वैल्यू को ध्यान से देखो, c का वैल्यू निकला है क्या, -1/2। ठीक है, अभी जंतर मंतर फंतर लगाओ और लाके सभी चीजों को इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, पुट करो लाके, तो t का वैल्यू कितना निकला, ध्यान से देखो, t इक्वल टू k का वैल्यू यहां पे मैं लिखता हूं k, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। m का वैल्यू है a, m टू द पावर a मतलब m टू द पावर 0 बना 0, l टू द पावर b यानी मैं यहां पे लिखूंगा l की पावर हाफ। ठीक है, g की पावर c यानी मैं यहां पे लिखूंगा g की पावर -1/2। चमका, चमका कि नहीं चमका, पहले इतना बताओ, चमका? आओ फिर से आओ, यहां पे मैं लिखूंगा t इक्वल टू m का पावर 0 होता है 1, किसी भी चीजों का अगर मैं पावर ले लूं तो होता है 1, तो k ये तो बन गया 1, ये बना l का पावर हाफ, g को मैं नीचे ले आता हूं तो ये बन जाएगा g की पावर -1/2 जो था वो बन जाएगा +1/2, g की पावर अगेन बन जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ को मैं रूट ओवर के हिसाब से लिख सकता हूं, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं k इंटू l/g का होल का पावर हाफ, बना यहां पे होल का पावर हाफ। अगर ये होल का पावर हाफ बना तो ये बनेगा k इंटू रूट ओवर ऑफ l अपॉन g, बना l अपॉन g। तो यहां पे मैं फिर से लिख सकता हूं t इक्वल टू, अभी k का जो वैल्यू है, अभी k का जो वैल्यू है, जंगली भालू है, k का जो वैल्यू क्या है, k का वैल्यू 2 इंटू पाई है, 2 टाइम्स पाई है, मतलब 2 पाई वैल्यूज है। तो यहां पे मैं लिख लूं 2 वैल्यूज, k का जो वैल्यू था उसको लिख दिया 2 पाई, उसको मैं बोलता हूं वैल्यू 2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ l अपॉन g, यही बनता है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। ठीक है, लिख लो, पॉज करके लिख लो। विजिबल है? हाँ विजिबल है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। चलो लिख लिया, पॉज करके लिखना है भाई, पॉज करके, हमेशा पॉज करके नोट बनाना, हमेशा पॉज करके नोट बनाना, हमेशा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जेई नीट, जेई एडवांस्ड, कुछ अच्छे ऐसे किताब से मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, जैसे कि डीसी पांडे सर का हो गया, और हमारे जो प्रिय पद्मश्री सर हरीश चंद्र वर्मा सर का जो किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, वहां से भी न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं यही भी कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ एडवांस लेवल का सवाल लेते आऊं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा, यानी मान के चलो जैसे 1.5 घंटा या 2 घंटा जैसा बन जाएगा। ठीक है सर, ऑलरेडी 1.5 घंटा का वीडियो है चैनल पे, हाँ है, मुझे पता है इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, लिख लो इतना, मैं साइड हट गया थोड़ा सा, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिखना है, हमेशा पॉज करके लिखना है, हमेशा। ठीक है, लिख लिया, हो गया, ठीक है, साइड हट जाता हूं मैं। क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन फिर से उठाना है, कौन सा क्वेश्चन, देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो जो वीडियो आएगा वो एकदम धमाकेदार वीडियो होगा, खूंखार वीडियो होगा, जिसमें सिर्फ जेई नीट कुछ बहुत
एडवांस लेवल पे सवाल होंगे तो मजा आएगा भाई, एकदम मजा आ गया। तुम लोग तो बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो, बस तुम्हारा काम इतना ही है और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम लोग सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, दैट इज पढ़ाई, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सिलेक्शन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिलेक्शन डिपेंड करता है पढ़ाई पे, और लक फैक्टर भी थोड़ा सा होता है, लेकिन हाँ वो लक फैक्टर एकदम 5% है। 95% तुम्हारे हाथ में, वो चीज तुम लोग अगर अगर कर दिया तो वो 5% जो है ना वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा साथ दे देगा। ठीक है, लिख लो। तेरी चुनरिया दिल ले गई, टन 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 टन। हो गया, चलो। फिजिक्स जो पढ़े वो धीरे धीरे पागल होता है, वो धीरे धीरे फिजिक्स का किताब नींद ले गया। टन 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 टन। सर कौन सा गाना है ये? आप तो सबकी जितने भी गाने हैं सबको तो फिजिक्स के साथ भी रिलेट कर रहे हो। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। फिजिक्स का क्या है? फिजिक्स तो आते, गाना का क्या है? गाने तो आते जाते रहते हैं, बस एक ही चीज है कांस्टेंट है और वो है फिजिक्स। जैसे कि अनफेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था, देयर इज ओनली ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज फिजिक्स, अदर्स आर जस्ट। हाँ वो एक वीडियो में मैंने वो कोटेशन दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन सा वीडियो है, उसमें लिखा था मैंने। हाँ वो गाना रहता है ना, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे धीरे धीरे, वही वाला गाना। सपने, जल्दी हो जा भाई, जल्दी जल्दी हो जा, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। हाँ वो सोच रहा हूँ एकदम नीट जेई का सेशन एक लेके आऊँ। मेरा भी वही टारगेट है कि हाँ कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँ, क्योंकि ये सवाल तो क्या बोर्ड लेवल के सवाल है। लेकिन हाँ यही तुम्हारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेसिकली जो बेसिक्स होता है ना वो इन्हीं से स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर तुम लोगों ने ये सवाल कर लिया, ये सारे सवाल तुम्हें समझ में आ गए, तो जो एडवांस लेवल के सवाल होते हैं, मैं एडवांस लेवल के सवाल और जो ओलंपियाड लेवल के सवाल होते हैं वो भी तुमसे हो जाएगा। क्या है उसमें, उसमें थोड़ा सा मतलब थिंकिंग पे ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है। बच्चा कितना सोच सकता है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं वो। मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड लगा देते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कभी थिंकिंग को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टर्म लगा देते हैं, यही सब चीजें करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लें, कौन सा लें, कौन सा लें? अच्छा ये ले लेते हैं। A body of mass m is moving in a circle of radius r. A body of mass m is moving in a circle of radius स्मॉल r। फिर इसने क्या बताया? विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है चलो, ओमेगा। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा ये तो दे दिया भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फिर से हो गया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर centripetal force using the method of dimension। ये निकालो,
ये तुम खुद करो, थोड़ा सा टाइम लो और खुद करो, मैं देखता हूं हो पाता है कि नहीं, और देखो हो पाता है कि नहीं। करो, टाइम लो, हाँ अच्छा सा टाइम लो, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से टाइम लो, टाइम लेके खुद करो, इसको खुद से करो भाई, किसी और का हेल्प मत लेना, खुद से करो। हुआ? पॉज करके करो, पॉज करके, फौज करके करो, फौज करके। हो गया? हो गया भाई? पॉज करके कर ले, पॉज करके, पॉज करके आंसर को खुद करो, पॉज करके। हो गया? नहीं हुआ अभी तक? पॉज करके कर लो, पॉज करके। ठीक है, देखो पॉज करके कर लिया करो। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कैसे हुआ देखते हैं। जो यहां पे बताया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास पे भी डिपेंडेंट है, बताया नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि भाई इतना एक्सप्रेशन दिया है तो फोर्स हम लोग इन्हीं एक्सप्रेशन को लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, आ जाओ। फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये नहीं पता कि मास का किस पावर पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए मैंने मान लिया m की पावर a। वैसे ही फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है, वो r को भी मान लिया b, और फोर्स जो है वो एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है ओमेगा, इसको मैंने मान लिया इसका पावर c पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये मैंने मान लिया सपोज। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे क्या बताया, और क्वेश्चन में ये दिया है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आता है उसका वैल्यू को आप 1 ले सकते हो। ठीक है, अच्छा आओ तीनों को मिला लिया, तीनों को मिलाने के बाद मुझे क्या मिला, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, r की पावर b, ओमेगा की पावर c। मिला यहां से? हाँ सर मिला, कुछ दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, फिर से यहां पे क्या करना है भाई, इस स्टेप के बाद f इक्वल टू हम लोग लेते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है k, m की पावर a, r की पावर b, ओमेगा की पावर c लेना है हमको। ठीक है, k क्या होता है बताया था मैंने, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट यही होता है k। इसका मतलब इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं है, e का डायमेंशन ना है बाबू। ठीक है, आगे चले चलो। ठीक है, एक एक करके डायमेंशन लिखते हैं भाई। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, k का तो डायमेंशन लेस है, तो k का डायमेंशन यहां पे लिखूं तो भी क्या लिखूं, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। ठीक है, फिर m है, मास है, तो मास का तो डायमेंशन वही होगा m। r है, रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन लेंथ ही आएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस का जो रेडियस को कैसे नापते हैं भाई, लेंथ के हिसाब से नापते हैं। ओमेगा है, ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। याद है इसका डायमेंशन, याद है इसका डायमेंशन या नहीं है, इसका डायमेंशन याद है कि नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी याद है, क्या आएगा, एंगल अपॉन टाइम। एंगल का कुछ डायमेंशन नहीं था, तो यहां पे सिर्फ आता है t का पावर -1। याद आया? अरे भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। एंगल का डायमेंशन नहीं होता, 0 डायमेंशन लेस, इसका डायमेंशन होता है t। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन निकालूं, ऊपर तो कुछ डायमेंशन नहीं है, तो ये बताए 1/t, जैसे कि होता है t टू द पावर -1। हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इन सभी चीजों को लेकर जंतर मंतर घुस लगाओ और इस इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, कैसे पुट करना है, f का डायमेंशन m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, k डायमेंशन लेस था, कुछ भी डायमेंशन नहीं है इसका। m का पावर a है, मतलब वही मास का पावर चला जाएगा a। r मतलब लेंथ का पावर चला जाएगा क्या, b। ओमेगा का पावर c है, मतलब t का -1 का पावर क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ठीक है, बन गया। यहां पे कंपेयर करो, कंपेयर करने से क्या आता है देखो थोड़ा सा, ये तो बहुत इजी हो गया भाई, जल्दी निकल आएगा यहां से। इसको कंपेयर किया इसके साथ, क्यों, क्योंकि भाई m है, निकला क्या, a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, l का वैल्यू को कंपेयर करो, l का वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये 1 है, यहां पे l टू द पावर b है, सॉरी ये 1 छूट गया यहां से।
ठीक है, बना यहां पे। तो b का वैल्यू क्या निकला, फिर से b का वैल्यू भी कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये बनता है -c। देखो ध्यान से, ये बन रहा है क्या, -c। -c इक्वल टू, इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो ये बनता है -2, तो ये कैंसल आउट बन जाता है c इक्वल्स टू 2। c इक्वल्स टू कितना बना, 2 बना। अगर मैं इन सभी चीजों को, a का वैल्यू को, b का वैल्यू को और c का वैल्यू को लाके यहां पे पुट कर लूं तो देखते हैं क्या बनता है। ऑलरेडी k का वैल्यू हमको बोल रखा है, k का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 हम ले सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं f इक्वल टू k, m का वैल्यू है a यानी m का पावर 1, r का वैल्यू है b यानी स्मॉल r का वैल्यू है कितना, 1, ओमेगा का वैल्यू है c यानी ओमेगा का वैल्यू ले लिया मैंने 2। ठीक है, और k का वैल्यू में अगर 1 पुट कर दूं तो f क्या बनता है, m का पावर 1 है, ओमेगा का कितना है स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर वर 1, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर r, जहां पे k का वैल्यू कितना है। ठीक है, बन गया ऐसे। ठीक है, लिख लो, इतना इतना लिख लो, मैं साइड हट जाता हूं, पॉज करके लिख लो भाई, पॉज करके लिख लो, पॉज करके। ठीक है, लिख लिया पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है फिर से। हाँ, मैं साइड हट जाता हूं भाई, पूरा ये लो साइड हट गया, अच्छे से साइड हट गया। यहां पे खड़े होने से दिखता है कुछ, नहीं दिखाई देता। चलो लिख लिया, अच्छे से लिख लो, एकदम स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लिया, निपटा दूं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करो या फिर पॉज करके लिखा करो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिखो। ठीक है, निपटा दूं, चलो निपटा दिया यहां पे। चलो निपटा दिया यहां पे, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, द एस्केप वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, हाँ अच्छा सा क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट depends upon first acceleration due to gravity of the planet, acceleration due to gravity of the planet। फर्स्ट, सेकेंड बिट में क्या बताया, सेकेंड बिट में ये बताया द रेडियस ऑफ द प्लैनेट आर, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट आर। फिर बताया डिराइव द रिलेशन between them dimensionally इनका रिलेशन डिराइव करो। कैसे होगा बताओ, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, 10-15 मिनट अगर नहीं हो रहा है फिर देखने के लिए आओ। वीडियो को पॉज किया करो भाई, क्वेश्चन लिख लो, वीडियो को पॉज करो, फिर यहां पे आओ देखने के लिए, देखते हैं क्या हो पाता है और क्या नहीं हो पाता। ठीक है, कर लिया पॉज करला कि नहीं करला बताओ, पॉज करला, क्वेश्चन होला या नहीं होला, होला क्वेश्चन, होला, अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ बता दे यार, हो गया क्वेश्चन। आते हैं इस पे, आते हैं
पॉज करके कर लो, मैं करने जा रहा हूं। अभी तक अगर पॉज करके ट्राई नहीं किया तो पॉज करके ट्राई कर लो, साइड पे खड़ा हूं। क्वेश्चन लिख लो, पॉज करके क्वेश्चन लिखो, फिर पॉज करके ट्राई करो, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। ठीक है, मैं करने जा रहा हूं। देखो ये बताया कि एस्केप वेलोसिटी नाम का एक वेलोसिटी है, उसको मैंने नाम दे दिया वीई। और ये किस पे डिपेंड करता है? एक प्लैनेट के लिए होता है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करता है। यानी मैं इसको यहां पे लिख लूं, वीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल जी। जो जी होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही होता है क्या चीज? स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा फिर किस पे डिपेंड करता है? लिखा वीई अगेन डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, लेकिन यहां पे ये नहीं बताया कि जी पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? जी का रूट ओवर या जी का स्क्वायर है, जी का क्यूब है, जी की पावर n, कुछ भी नहीं बताया तो मैंने यहां पे जी की पावर a ले लिया। रेडियस पे भी कुछ नहीं बताया तो रेडियस का पावर मैंने b ले लिया। ठीक है, फिर इन दोनों को कंबाइन कर लिया, फिर इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मुझे क्या निकला? VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G की पावर A R की पावर स्मॉल b। निकला यहां से, इतना तो निकला। इसके बाद करो, देखते हैं क्या करना है। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लाना है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे आएगा भाई? K तो लाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे फिर से लिखूंगा VE इक्वल टू K टाइम्स G की पावर A कैपिटल R की पावर B। ठीक है, ये तो बन गया। यहां पे ध्यान रखो जो K बनता है ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो यहां पे फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? दोनों के साइड को डायमेंशन मैच करना पड़ेगा। तो जो VE है वो तो भाई जो भी हो वेलोसिटी ही है ना भाई, जिस टाइप के वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी ही है ना। यहां पे तो लिखा है वेलोसिटी, इसका मतलब E का डायमेंशन होगा क्या? L का पावर 1 T की पावर -1। E का डायमेंशन E हो जाएगा। E का डायमेंशन E होता है बेटा, चमका कि नहीं चमका बता दे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, K तो डायमेंशन लेस है, औकात लेस है। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या निकलता है? L1 T की पावर -2। ठीक है, R है रेडियस, तो रेडियस का डायमेंशन क्या निकलेगा भाई? लेंथ, तो यहां पे आ गया फिर से L1। लगाओ जंतर मंतर घुस और पुट करो, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, जंतर मंतर घुस लगाया, लाके यहां पे पुट किया तो क्या बना? VE यहां पे लिखा L1 T की पावर -1 इक्वल टू K का डायमेंशन नहीं होता, G का डायमेंशन कितना है? L1 T की पावर -2 है कि नहीं है? पावर कितना है G का? सर A है। ठीक है, मैंने लिख लिया है। फिर यहां पे लिखना है R की पावर B। R का वैल्यू कितना है? L1, तो फिर से मैं यहां पे लिखूंगा L1 कितना पावर है? B है, तो यहां पे मैंने B लिख लिया। ठीक है, चलो बना कितना यहां से देखो, L1 T की पावर -1 इक्वल टू K का कुछ डायमेंशन नहीं है तो ये क्या बनेगा? L टू द पावर A T टू द पावर 2A। L की पावर A T टू द पावर 2A नहीं -2A बना। फिर यहां पे देखो, यहां पे बनेगा L की पावर कितना होगा? B हो जाएगा। B हो गया सर, यहां पे B तो हो गया सर, कौनो दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बना यहां पे? कंपेयर करो, L की पावर 1 T की पावर -1, यहां पे बना L का पावर A प्लस B T का पावर -2A। अभी आते हैं हम कंपेयर करने के लिए। कंपेयर किसको किसके साथ करेंगे? इसको करेंगे किसके साथ? L के साथ, और इसको करेंगे किसके साथ? T के साथ। कंपेयर करने पे क्या मिला? जो A प्लस B का वैल्यू है वो होता है 1। और यहां पे ऑलरेडी मुझे क्या दिख क्या रहा है? ये दिख रहा है कि -2A इक्वल टू है -1, यानी A जो है वो बनता है हाफ। तो A का वैल्यू मुझे ऑलरेडी यहां से मिल गया हाफ। B का वैल्यू हमें निकालना है। B का वैल्यू निकालने के लिए मुझे लाके इसको यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं पुट कर लूं हाफ प्लस B इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1 माइनस हाफ, जो कि बनेगा हाफ। ये बना B का वैल्यू।
ठीक है। अभी ये जो a और v का वैल्यू निकला है, इनको लाके इस इक्वेशन में पुट करो, क्या बनता है फिर से, तो VE बना, VE इक्वल टू k, तो रहा छोड़ो, g की पावर a मतलब g की पावर हाफ, r की पावर अगेन हाफ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, v इक्वल टू k रूट ओवर ऑफ जी आर, बन गया यहां पे स्मॉल g इंटू आर, बन गया यहां पे रूट ओवर ऑफ जी आर। ठीक है, चलो लिख लो इतना पॉज करके। डायमेंशनल एनालिसिस का जो तीसरा एप्लीकेशन था वो यहीं पे खत्म होता है। हम लोग सिर्फ कुछ लिमिटेशन लिखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। लिख लिया पॉज करके, लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो, लिख लो पॉज करके, लिख लो, लिख लिया, पॉज करके लिखो, पॉज करके लिख लिया। चलो मैं यहां पे क्लीन कर देता हूं, अभी भी पॉज कर ले भाई, पॉज कर ले फिर लिख ले, ठीक है, पॉज कर ले भाई, पॉज कर ले, पॉज कर ले, क्लीन कर लूं, ठीक है मैं क्लीन कर लेता हूं। लो जी, मैंने क्लीन भी कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा क्या चीज, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन क्या क्या आया इसको थोड़ा सा देखते हैं कि लिमिटेशन हमारे पास क्या क्या है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन हमारे पास क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन है। पहला तो है कि भाई यहां पे जो कांस्टेंट है, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट, डज नॉट गिव एनी इंफो अबाउट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है उसके बारे में। सेकेंड बिट, ये तो पहले बिट हो गया। सेकेंड बिट क्या हो गया, डायमेंशनल लेस डायमेंशन का जो फेल्योर, अगर जिस चीज का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, अगर वो 3 क्वांटिटी से ज्यादा के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये वहां पे भी फेल हो जाता है। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं, इट फेल्स व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। इट फेल्स, it fails when a physical quantity depends more than 3 other physical quantity। 3 के अगर 4 हो जाएगा तो निकालना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलो थर्ड इसमें क्या आता है, थर्ड इसमें क्या आता है, अगर डायमेंशनली करेक्ट हो, जो चीजें मैंने बताया था, डायमेंशनली करेक्ट हो, दिस डज नॉट मीन फिजिकली करेक्ट हो, फिजिकली करेक्ट हो। एग्जाम्पल के हिसाब से क्या ले ले भाई, चौथा एस इक्वल टू यूटी प्लस 80 स्क्वायर, नहीं मैंने लिया सिर्फ हाफ 80 स्क्वायर नहीं लिया, सिर्फ 80 का स्क्वायर लिया। ये चीज डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली गलत है, ये चीज फिजिक्स में नहीं आता है। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या था, ज्योमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आते हैं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट फेल्स टू derive the relation by trigonometric function
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इस चीजों के हिसाब से जो फॉर्मूलास आते हैं इनका रिलेशन ये डिराइव कर नहीं पाया, ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो है, जब डायमेंशन लेस कांस्टेंट ना आके जब डायमेंशन कांस्टेंट आ जाए, डायमेंशनल कांस्टेंट जो आते हैं, तब ये फेल हो जाता है, ठीक है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कांस्टेंट्स हैविंग डायमेंशन। जो जिन कांस्टेंट का डायमेंशन था उन्हीं कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं हुआ, जैसे कि कैपिटल G हो गया, स्मॉल h हो गया, कैपिटल R हो गया, ऐसे ऐसे करके जो भी कांस्टेंट्स आते हैं इनको ये चीज एक्सप्लेन कर नहीं पाया, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ जेई के सवाल, कुछ नीट के सवाल, कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे किताब से क्वेश्चन जैसे कि एस.सी. वर्मा सर का हो गया, उनकी किताब से क्वेश्चन, और कुछ हमारे प्रिय डी.सी. पांडे सर का जो किताब है उनके किताब से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस इन्हीं सब में से लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये जो पूरा था डायमेंशनल एनालिसिस का जो तीनों पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों एप्लीकेशन का जो पार्ट है, इनको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। वो वीडियो कल आएगा, वो जो डायमेंशनल एनालिसिस जो बताया मैंने नीट और जेई का जो PYQ था, वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो, नोट्स खुद बनाओ, पॉज करके नोट बनाओ। अच्छा मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा, हाँ मैं साइड हट गया, अभी पॉज कर लो फिर मैं बोल लूंगा, पॉज करके लिख लो। पॉज कर लिया, चलो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।